वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी ईयर की 2023 और 24 ईयर यानी कि 2023-24 का जो प्रैक्टिस पेपर DOE द्वारा शेयर किया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हम 1 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि 2, 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपस में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो प्री बोर्ड से पहले आपका ये प्रैक्टिस पेपर शेयर किया जाएगा, आपका जो प्री बोर्ड आएगा, आप ये लगा लीजिए अगर आपने ये अच्छे से सॉल्व कर लिया ना तो आपका बोर्ड का 70% जो पार्ट है वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपके लिए 70% मार्क्स लाने जो है इजी हो जाएगा। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन तो आपको प्री बोर्ड में और बोर्ड में सेम ऐसे के ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो कुछ की लैंग्वेज आपके साथ थोड़ी सी चेंज कर दी जाएगी। अब क्या है कि हमने ना लास्ट वीडियो में अपना टारगेट रखा था 20 लाइक्स एंड 10 सब्सक्राइबर का। तो फ्रेंड्स, आपने मेरा टारगेट तो कंप्लीट कराया नहीं क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आपका टारगेट है 5 किसी भी सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करना। आप आई होप आपने अपने उस टारगेट को ज़रूर अचीव किया होगा। और क्योंकि देखिए अगर आपने अभी से अपनी स्टडी या रिवीजन स्टार्ट नहीं करी ना तो आप ये लगा लीजिए अब आपका दिसंबर का मंथ चला जाएगा प्री बोर्ड में, उसके बाद जो आपका जनवरी एंड फेबररी, फेब के लास्ट तक तो शायद आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास मात्र 1.5 से 2 महीना है। अच्छे से आप अभी से जुट जाइए अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। देखिए बोर्ड 10th क्लास का जो वो रिज़ल्ट होता है ना वो लाइफ टाइम हमारे काम आता है और आप कभी नहीं चाहोगे कि जो लाइफ टाइम हमारे काम आए वो हमें दुख दे। और आप चाहते हो कि आपको हमेशा अपना 10th का रिज़ल्ट शो करते हुए अच्छा लगे, तो आप अभी से मेहनत करनी शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो देखिए आप पहले इसकी एक स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, भारत ने क्षेत्रीय दलों के उभारने यानी कि जो क्षेत्रीय दल अब आ रहे हैं उभर कर सामने, उन्होंने संघवाद एवं लोकतंत्र को स्ट्रॉन्ग किया है, मजबूत किया है। ठीक है, यानी कि अब आपको क्वेश्चन से समझ आ गया होगा कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर भी आपको पॉजिटिव वे में ही देना है। उचित तर्कों के साथ इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो ऐसे न्याय संगत टाइप के शब्द सुनते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, क्या होता है न्याय संगत में, हम क्या लिखें। तो आपको क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी है, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन की ना पॉजिटिव बातें लिखनी है। तो सबसे पहले आप क्षेत्रीय दलों के बारे में लिखेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसके लिए बहुत सारा नहीं लिखना, बल्कि अपने आंसर शीट का हाफ पेज जो होता है, ठीक है, वो कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। और आप ना क्वेश्चन का जब आंसर करोगे उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना। जैसे कि पहले ना अपनी स्टेटमेंट लिखना है पूरी, भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। उसके बाद इसको अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करने के बाद आप इसके एक्सप्लेन करना। कैसे? सबसे पहले आप क्षेत्रीय दलों के बारे में बताएंगे। क्षेत्रीय दल किसी क्षेत्र विशेष में तथा संघ की कुछ इकाइयों में ही विद्यमान रहते हैं, यानी कि हर जगह नहीं मिलेंगे बल्कि एक लिमिटेड एरियाज में ही आपको मिलेंगे। उसके बाद आप बताओगे कि राज्य विधानसभा में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक मत हासिल जो करता है उसको क्षेत्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। साथ ही किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करें। अच्छा, यहाँ पर देखो इस बार आपका क्वेश्चन क्या है, भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। कई बार आपका क्वेश्चन ये भी आता है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में अंतर बताइए। तो अभी का जो क्वेश्चन है वो है क्षेत्रीय दलों ने किस प्रकार से संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। देखिए यहाँ पर अब आगे ना संघवाद के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे और लोकतंत्र के बारे में भी। संघवाद क्या है कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें पाई जाती हैं उसे हम संघवाद कहते हैं, जैसे केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं प्रांतीय स्तर पर। ठीक है, दूसरी बात लोकतंत्र क्या है कि जहाँ पर जनता अपना नेता स्वयं चुनती है, लोगों के पास अधिकार होते हैं। अब डेमोक्रेसी में ना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है
लोगों की जागरूकता। और क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं जो नागरिक होते हैं ना, उनको पॉलिटिकल वे में या पॉलिटिकल लिहाज से ना उनको जागरूक बनाते हैं। जब क्षेत्रीय दल उनको समय समय पर उनके राइट से, गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या हो रहा है उस सब से अवगत कराते हैं। और लोकतंत्र में क्या है, लोगों की जागरूकता सतर्कता सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जहाँ पर लोगों की जागरूकता और सतर्कता थोड़ी सी भी डगमगाती है ना, तो आप लगा लीजिए कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपनी मनमानी एक तरीके से करने लगती है। और क्षेत्रीय दल उन आम जो जनता है उसको टाइम टू टाइम अवेयर कराती है कि संघवाद में या लोकतंत्र में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या रूल्स होते हैं और क्या क्या होना चाहिए, और किस तरीके से आपके को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है या आपको नेगेटिव वे में लेके जा रहा है। तो ये सारी जो जागरूकता होती है, जो सारी चीज़ें होती है, वो कौन बताता है? आपका क्षेत्रीय दल। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, आपको इस क्वेश्चन से कुछ याद आया होगा। ये क्वेश्चन हमारा कौन से चैप्टर का है? भारत में राष्ट्रवाद का। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोगों में किस प्रकार सामूहिक अपनेपन का भाव, ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ड क्या है? सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित हुआ है। वो किस प्रकार से हुआ है? तो आपको उस भाव के बारे में बताना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सामूहिक अपनेपन का बताना है। सामूहिक मतलब ग्रुप में, यानी कि आप लोग एक दूसरे के साथ अपनापन महसूस करने लगे थे जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था। चाहे वह आपका जो आपका असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, वहाँ पर विभिन्न वर्गों के लोगों ने, धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। चाहे उनकी भाषा कुछ भी थी, उनकी जाति कोई थी, उनको कोई मैटर नहीं कर रहा था। उनका सिर्फ एक मकसद था, वो था अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराना। इसमें आप बताओगे कि जैसे जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उस समय ना बहुत सारे चित्र, प्रतीक, लोक कथाएँ, आपके चिन्ह, इन सब का प्रयोग किया जा रहा था। और वो क्यों किया जा रहा था? ताकि भारतीय नागरिकों में ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम के लिए राष्ट्रीयवाद की भावना पनपे। ऐसे में अब आपको पता है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्म, जाति, भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। इन सभी लोगों को एक करना एक बहुत बड़ा टास्क था। तो ऐसे में इन सभी को एक करने का जो भाव विकसित हुआ, जो काम किया, वो किया आपका विभिन्न चित्र एवं प्रतीकों ने, साथ में लोक कथाओं ने। वो किस प्रकार से? देखिए, लोक कथाएँ क्या होती है ना कि लोक कथाएँ रची जाने लगी थी, जिसे राष्ट्रीयवादी जो थे ना वो घूम घूम कर लोक कथाओं का संकलन यानी कि इकट्ठा करने लगे। और ये जो कथाएँ थी ना, वो हमारी परंपरागत संस्कृति की सही से पेशकश कर रही थी। और उसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे सभी लोग पहले साथ में रह के अपना जो भी कोई परेशानी आती थी उसको सामना करते थे। और साथ में आप ये भी बताओगे, जो स्वतंत्रता संग्राम थे, इसमें चाहे देखिए असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इसमें सभी जाति के लोगों ने अपने सभी आपसी मतभेदों को भुलाकर पार्टिसिपेट किया था। चाहे वो किसी धर्म के लोग थे, उनकी भाषा कोई भी थी। आप यहाँ पर अलग अलग डिफाइन भी कर सकते हो, जैसे आदिवासी लोगों के नाम बता सकते हो। साथ में जिसमें आप बता सकते हो अल्लूरी सीताराम थे, आपके बाबा रामचंद्र थे। और जो गांव में अगर हम बात करें तो किसान सभाओं का आयोजन हो रहा था। और इन सब ने हम लोगों को एक दूसरे के समीप लाया, पास लाया। ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली आपको अपनी समझ से इनका आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं आंसर को बोर्ड पर इसलिए नहीं लिख रही हूँ ताकि जो मैं बोल रही हूँ ना आप उसको ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने के बाद उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। देखिए, बोर्ड पे लिखूंगी, मैं अपने लिए लिखूंगी, लेकिन आपको अपने लिए लिखना है। आपको अपने लिए अपने आप को तैयार करना है। वो आप तभी तैयार कर पाएंगे बच्चों, जब आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस आप लिखने की करेंगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा आपके प्री बोर्ड में। नेक्स्ट प्री बोर्ड में, उसके बाद बोर्ड में, और एक आई होप अब लास्ट में जब आपके मार्क्स आएंगे तो अपने मार्क्स को देख के आपको कहीं ना कहीं खुशी होगी कि आपकी जो ये मेहनत थी रंग लाई। हमारा 2 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। लोकतंत्र को न्याय संगत ठहराइए। अब यहाँ पर देखिए, अगेन लोकतंत्र को न्याय संगत ठहराना है। क्वेश्चन की अगेन आपको लैंग्वेज समझनी है।
कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सीधे सीधे आपको पता चले कि पॉजिटिव वे में डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई है कि सामाजिक विविधताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। तो आपको बताना है उस वे में लोकतंत्र का जो एक गुण है उसको डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो आपका पॉइंट है ना वो क्या है कि जो लोकतंत्र होता है प्रतिस्पर्धात्मक रवैया विकसित करता है। ये संघर्ष और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करता है। डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, जहाँ पर बिना भेदभाव के सभी लोग, ठीक है, चाहे उनकी जाति कोई भी हो, उनका धर्म कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, उनकी भाषा कोई भी हो, तो बिना भेदभाव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सरकार द्वारा भी उनके मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ऐसे में ना जो डेमोक्रेसी होती है ये संघर्ष और तनाव की संभावना को कम करता है। पहला पॉइंट क्या हो गया, संघर्ष और तनाव की संभावना को कम करना। दूसरा है लोकतंत्र बातचीत करने के लिए तंत्र विकसित करता है। यानी कि लोकतंत्र में बातचीत करने का कैसे, लोग खुलकर अपने विचार रख पाते हैं। तो अगर मुझे पता है कि मैं जो बोलूँगी आप उसको ध्यान से सुनोगे, लेकिन उसके बाद आप जो बोलेंगे मुझे वो भी ध्यान से सुनना होगा, और ये मेरा एक तरफ मेरा बोलना अधिकार है तो दूसरी तरफ कर्तव्य है कि मैं आपको ध्यान से सुनूं। तो ऐसे ही जो लोकतंत्र होता है वो क्या करता है, बातचीत करने के लिए एक तंत्र विकसित करता है। थर्ड जो है कि किस प्रकार से लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं के मध्य सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेशन करता है। उसका एक तीसरा कारण है कि सरकार केवल बहुमत से नहीं बनाई जानी चाहिए, इसमें अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि आपने जो यहाँ पर ना चाहे कोई बहुसंख्या में अवेलेबल है या फिर अल्पसंख्या में, दोनों के ही जो है मुद्दों को सुना जाएगा, दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यूज को सुना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमने 3 पॉइंट्स करे। पहला, संघर्ष और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करना। दूसरा, बातचीत के लिए तंत्र विकसित करना। और तीसरा कि सभी का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको मतलब क्वेश्चन 4 में ना 2 ऑप्शन थे, आप या तो जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताओं को बता सकते हो या फिर काली मृदा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप बता सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। आप ना इसको पॉइंट में लिख सकते हो। देखिए जो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन करा था कि लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है किस तरीके से, तो उसके आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, तो उनको फ्लो चार्ट में आप बता सकते हो। तीनों पॉइंट्स को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन 2 नंबर का है कि जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो अगेन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आप इनकी दो विशेषताएं लिखिए और उनको साथ में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप देख लीजिएगा कि एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे मार्क्स देने से नहीं पीछे हटेंगे और आपको पूरे, देखिए 2 नंबर का है 2 विशेषता, 5 नंबर का है तो आप 5 से 6 विशेषता लिखिए, 3 नंबर का है तो 3 से 4 विशेषता लिखिए। लेकिन 3 से 5 वालों में आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है। 2 मार्क्स वाले में आपको ऐसा कुछ नीड नहीं है। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा की जो पहली विशेषता है कि जलोढ़ मृदा हिमालय की 3 प्रमुख नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। आपने यहाँ पर लिखा है हिमालय, पॉइंट क्या लिख सकते हो, हिमालय की 3 प्रमुख नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनना। तो पहली विशेषता क्या है, जलोढ़ मृदा जो है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, आप पेन कॉपी लीजिए और लिखिए पहली विशेषता कि जलोढ़ मृदा जो होती है हिमालय की 3 प्रमुख नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती है। दूसरी विशेषता क्या है, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। लेकिन हम ना इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा कर लेते हैं ताकि हमें 3 कम से कम एग्जाम में याद रहे। और तीसरी विशेषता क्या है जलोढ़ मृदा की कि कणों के आकार पर या घटकों के आधार पर हम जलोढ़ मृदा को उसकी पहचान आयु से भी होती है, जिसमें हम उसको बांगर, खादर आदि में बांट लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जलोढ़ मृदा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसका उपजाऊपन। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। तो अगर हम साधारण शब्दों में जलोढ़ मृदा की विशेषता करें, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका उपजाऊपन। तो जलोढ़ मृदा
बहुत उपजाऊ होती है। दूसरी बात, इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता कि इसकी कणों को के आकार या घटकों के आधार पर हम उसको विभिन्न प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे बांगर और खादर। और साथ में हम ये भी बता सकते हैं क्योंकि जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है और इसी के कारण जहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। तो देखिए 2 मार्क्स में मैंने आपको 3 या 4 पॉइंट्स बता दिए हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको कॉपी में नोट डाउन करें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपको ना एक और दिया हुआ है, काली मृदा की, ठीक है, काली मृदा की प्रमुख विशेषताएं बताओ। तो देखिए सबसे पहली विशेषता क्या है कि इनको रेगर मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगर मृदा। अब रेगर मृदा क्यों कहा जाता है, इसका भी कारण है और 1 मार्क में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रेगर मृदा कौन सी मृदा है, तो उसका क्या करेक्ट आंसर है आपका काली मृदा। रेगर मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका रंग एक तो काला होता है और दूसरी विशेषता क्या है कि काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसीलिए इसको काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। 2 विशेषता बहुत आसान है। पहली कि काली मृदा का रंग काला होता है, इसको रेगर मृदा भी कहा जाता है। दूसरी विशेषता क्या है कि इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो काली मृदा होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही उचित समझी जाती है। उसके साथ साथ दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में ये काली मृदा पाई जाती है। अब क्वेश्चन की बारी आती है हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 3 मार्क्स के। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखिए सबसे पहले आपको बता दूं 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो कि मैंने आपको चैप्टर समझाते हुए लिखा था। उसके बाद उस क्वेश्चन का मेन पार्ट आप लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे ज़रूर, अगर आप चाहते हो कि आपको पूरे 3 के 3 और 5 के 5 नंबर मिले। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर आपको ने देखना है कि जो क्लास 10th है उसमें एक है यूरोप में राष्ट्रवाद और एक है भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन में बता सकते हो कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दोगे कि फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही, जब से जैसे फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट होने लगी थी तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए थे जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो रही थी और फ्रांसीसी क्रांति का जो इफेक्ट था वो बहुत अधिक पड़ा था आपका यूरोप में। इवन आप यूँ कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में ही फ्रांसीसी क्रांति का एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिला था। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूरोप में जो राष्ट्रवाद था उसमें महिलाओं का योगदान। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी आप फ्लो चार्ट को किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट को ना, देखिए आप अगर फ्लो चार्ट में 3 to 5 मार्क्स की आंसरिंग करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो यूरोप के राष्ट्रवाद में महिलाओं का जो योगदान था वो 4 स्तर पर था। उसके लिए हमने 4 पॉइंट्स तैयार किए हैं। सबसे पहला है राजनीतिक संगठन का निर्माण करना। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उनको बनाना शुरू करा था। उसके बाद समाचार पत्रों का प्रकाशन। थर्ड था मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष। और यहाँ पर आपको याद भी होगा कि फ्रांस में जब महिलाओं को बहुत सालों बाद वोटिंग का राइट मिला था उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा लंबा संघर्ष किया था। तो नेक्स्ट था आपका राजनीतिक बैठक तथा प्रदर्शन में हिस्सा। जितनी भी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी या प्रदर्शन होते थे उनमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़कर होती थी। तो यहाँ पर हमने यूरोप में राष्ट्रवाद में महिलाओं का जो योगदान था वो 4 स्तर पर करा है। आप पॉइंट्स को लिखिए, आप वीडियो को चाहे पॉज कीजिए, उसके बाद हेडिंग डालिए यूरोप के राष्ट्रवाद में महिलाओं, यूरोप के राष्ट्रवाद में महिलाओं का योगदान। तो महिला का योगदान किस तरीके से था? 4 स्तर पर था। पहला आपका राजनीतिक संगठन का निर्माण, दूसरा समाचार पत्रों का प्रकाशन, तीसरा मताधिकार के हेतु संघर्ष और चौथा आपका राजनीतिक बैठक तथा प्रदर्शन में हिस्सा। और आप याद रखिएगा आपने पॉइंट्स लिखना है बट पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी जरूर ही लिखनी है।
नेक्स्ट हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की तुलना कीजिए। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं ना, जहाँ पर आपको कंपैरिजन पूछा जाता है, जहाँ पर आपको अंतर करने के लिए बोला जाता है, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको आंसरिंग जो करनी है किस तरीके से करनी है, एक इंडेक्स या फिर टेबल बनाकर करनी है। आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की तुलना कीजिए। तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में जब आपको तुलना करनी है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको इनमें के बीच में डिफरेंस बताना है, इनका कंपैरिजन करना है, तो आप टेबल की फॉर्म में करेंगे तो आपको मार्क्स अगेन अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहला अंतर है, जो संगठित क्षेत्र होता है वह रोजगार की सुरक्षा होती है। क्या होती है? रोजगार की सुरक्षा। वहीं पर असंगठित क्षेत्र जो होता है वहाँ पर रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती है। दूसरी बात, उचित वेतन, वेतन के आधार पर आप अंतर कर सकते हो। तो संगठित क्षेत्र में जो है उचित वेतन मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में वेतन कम मिलता है। अंतर का तीसरा आधार है काम के घंटे। तो संगठित क्षेत्र में काम के घंटे निश्चित होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में काम के जो घंटे होते हैं वो निश्चित या निश्चित नहीं होते हैं, यानी कि अनिश्चितता का वहाँ पर जो है उपस्थिति पाई जाती है। वहीं पर संगठित क्षेत्र का एक और अंतर है कर्मचारी योजनाओं को लाभ, कर्मचारी योजनाओं का लाभ, लेकिन असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी योजनाओं का अभाव पाया जाता है। वहीं नेक्स्ट जो है कार्य की बेहतर परिस्थितियां पाई जाती हैं, वहीं पर असंगठित क्षेत्र में निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पर जब हमें अंतर करना है ना, तो हम इसको भी एक और टेबल इससे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो ना और अच्छे से अपने पेपर को प्रेजेंट करना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यानी कि इस टेबल को आप तीन लाइन में आप डिवाइड कर लीजिए, जिसमें एक के ऊपर लिखिए आप आधार, दूसरे के बाद लिखिए आप संगठित क्षेत्र, उसके बाद लिखिए आप असंगठित क्षेत्र। आधार जैसे कि हमने पहले बताया रोजगार की सुरक्षा, आधार क्या हो गया? रोजगार की सुरक्षा। तो वहाँ पे संगठित क्षेत्र में लिख दीजिए कि रोजगार की सुरक्षा होती है। वहीं पर आप असंगठित क्षेत्र में लिखिए रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है। उसके बाद लिखो आधार में लिखो गया वेतन। संगठित क्षेत्र में उचित वेतन मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में उचित वेतन या नहीं मिलता, या हम कह सकते हैं वहाँ पर कम वेतन लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट हम आधार देंगे काम के घंटे। तो संगठित क्षेत्र में काम के घंटे निश्चित होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में काम के जो घंटे होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम नौकरी की निश्चितता। आधार आपने लिखा नौकरी की निश्चितता, नौकरी यहाँ पर निश्चित होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में नौकरी अनिश्चित होती है। फिर कर्मचारी योजना, संगठित क्षेत्र में लिखोगे कि अब कर्मचारी योजनाओं को लाभ मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में लिखोगे कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, या हम कह सकते हैं कि अभाव होता है। फिर काम की परिस्थितियां, तो जो संगठित क्षेत्र होता है वहाँ काम की बेहतर परिस्थितियां पाई जाती हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में काम की जो बेहतर परिस्थितियां होती हैं उनका अभाव पाया जाता है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कृषि के विभिन्न प्रकार का एक नोट लिखिए। यानी कि अगेन बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट है कृषि के विभिन्न प्रकार पर एक नोट लिखना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कृषि के आपको पता है बेसिकली 3 प्रकार पाए जाते हैं। देखो मैंने आपको ना फ्लो चार्ट में इसको लिखा है, फिर से आपको ना इसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स मेंटेन कर लो। आपके लिए ना इनको इस तरीके से याद रखना बहुत आसान होगा, और अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना फ्लो चार्ट्स की बनाने की, तो आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में भी उसी तरीके से काम करने की। तो अगर हम कृषि के प्रकार की बात करें तो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। पहली गहन निर्वाह कृषि, दूसरा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, और तीसरा आपका वाणिज्य कृषि। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा गहन निर्वाह कृषि,
और तीसरा वाणिज्य कृषि। अब देखो यहाँ पर ना इस बार आपको नोट लिखने के लिए बोल दिया, हो सकता है कि आपको नेक्स्ट टाइम इसकी लैंग्वेज चेंज करके कृषि के कोई 2 प्रकार दे देंगे या तीनों प्रकार में आपको अंतर पूछ लिया जाएगा, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने पॉइंट्स तो लिखने ही हैं, साथ में उनको एक्सप्लेन जरूर करना है 3 to 5 मार्क्स वाले में। तो पहला जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की अगर हम बात करें तो जमीन के छोटे से टुकड़े पर कृषि की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में आप लिखते जाइए, साथ में नोट करते जाइए कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में जमीन के छोटे टुकड़े पर कृषि होती है। दूसरा, आदिम उपकरण जैसे कुदाल, दाव और खुदाओं की छड़ी इस्तेमाल होती हैं। तीसरा, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषता क्या है कि जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की खेती होती है उसमें मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में हम कर्तन एवं दहन कृषि का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या है? जनसंख्या के उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि होती है। दूसरा, श्रम प्रधान कृषि होती है। तीसरा, उच्च उत्पादन के लिए जैव, रासायनिक और सिंचाई की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्या है? भूमि धारण का आकार अलाभकर है। वहीं पर अगर हम वाणिज्यिक कृषि की बात करें, वाणिज्यिक मतलब जिसको आप एज अ बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक जैसे आधुनिक इनपुट यानी कि उचित खुराक का उपयोग किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोपण। नेक्स्ट है चाय, कॉफ़ी, गन्ना, केले के बागान व्यावसायिक खेती के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है बहुत काम का लग रहा होगा। आपके जितने भी डाउट्स थे प्रैक्टिस शीट को लेके वो क्लियर हो रहे होंगे। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए, आप किसी की हेल्प करेंगे ना तो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ हम अपने तक अपने ज्ञान को रखें। आप ना इन सब पॉइंट्स को लिखो, इनको अपने जितने भी अपने डिस्कस करो, बार बार दोहराओ। पेपर देखिए, कोई आपको ना 10th में हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हर बार पेपर देते हो ना, सेम पेपर आपको वैसे देना है। बस होगा क्या कि हर बार पेपर आप अपने होम स्कूल में देते हो और अब की बार आपको बाहर जाके पेपर देने, सिर्फ इतना सा ही आपका डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सभी को मैं बोल दूं कि अभी जो हम अपनी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे हैं 3 मार्क्स के भी और 5 मार्क्स की, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्योंकि अगर आज ही हम सारा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप ना घबरा जाओगे। देखिए, ये आप ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिस पेपर प्री बोर्ड से पहले और बोर्ड से पहले, देखिए सबसे पहले प्री बोर्ड में कर लीजिए एक बार कर लिया और बोर्ड से पहले उसकी रिवीजन कर लीजिएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको खुद अपने मार्कशीट में दिखेगा और आप खुद क्वेश्चन पेपर जब देखोगे ना बोर्ड का तो आपको खुद से लगेगा कि कितने सारे क्वेश्चन। देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला है कि कुछ क्वेश्चन तो आपके सेम टू सेम ही रिपीट हो जाएंगे, कुछ की लैंग्वेज चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए पूछा है तो वहाँ पर आपको किसी और के लिए डिफरेंस पूछ लेंगे। कृषि के विभिन्न प्रकार पर नोट लिखना है तो कृषि के विभिन्न प्रकारों में अंतर पूछ लेंगे। और काली मृदा, जलोढ़ मृदा की विशेषता पूछिए तो लैटेराइट मृदा की विशेषता पूछ लेंगे। यानी कि आप देख सकते हो कि जो टॉपिक होंगे वो इन्हीं के इर्द गिर्द होंगे। आपका क्षेत्रीय दल वाला कुछ क्वेश्चन देख के आप ना घबरा जाते हो कि इनकी लैंग्वेज कैसी है, समझ नहीं आ रहा है। बस आपको पेशेंस के साथ अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर के पढ़ने के बाद आपको ध्यान लगाना है कि ये टॉपिक मैंने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, उस चैप्टर के रिलेट जितनी भी बातें आपको याद आएंगी, फिर आप देखोगे कि उन बातों में से क्वेश्चन रिलेटेड कितनी बातें हैं वो सिर्फ आपको अपने आंसर शीट में लिख देनी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं याद दिला दूं कि आपको सिर्फ ये क्वेश्चन के नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको इनकी आंसरिंग याद भी करनी है, तभी आपके लिए फ़ायदा। देखिए, लिखना इनफ नहीं है, उसको याद भी करना है और रिवाइज भी करना है। तो आज की वीडियो में आपके साथ इतना ही। और चलिए अब देते हैं आपको आज का टारगेट। आपको आज इस प्रैक्टिस पेपर के 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं वो सभी के सभी अपनी कॉपी में लिखकर याद करने हैं, ठीक है। और साथ में आपको मेरे टारगेट का भी ध्यान रखना है कि इस वीडियो पे कम से कम फ्रेंड्स आप लोग 10 सब्सक्राइबर्स और 20 लाइक्स ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपके साथ आपके अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ।
सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर में।